हेलो एवरीवन, रंजित दिस साइड। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है और कब इसको प्रोजेक्ट में लाया जाता है। इस प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप लाइफ में हमेशा तो एक डेवलपर नहीं रहोगे, राइट। कभी ना कभी तो आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे एंड आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट आप बनाओ और एंड देन उसके बाद उसका आपका प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रोजेक्ट चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, राइट। सो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे ना। प्रोजेक्ट चार्टर क्यों बनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर में एक प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक डेवलपर और लेट्स से एक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का एंड ये सारे फीचर्स जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे। जब स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट मैनेजर आपस में साइन कर लेते हैं तो फिर वो फाइनल करते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट चार्टर है। अब प्रोजेक्ट चार्टर ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट चार्टर बन गया और वो फाइनल हो गया, नहीं। कभी कभार उसके मल्टीपल वर्जन्स भी होते हैं कि नो डाउन द लाइन स्पॉन्सर बोलता है या क्लाइंट बोलता है कि मेरे को और भी चेंजेस चाहिए या और रिक्वायरमेंट्स ऐड करना है मुझे, तो उसके फिर और मल्टीपल स्टेजेस होते हैं या वर्जन्स होते हैं ना। पहली बात कि प्रोजेक्ट चार्टर बनाते क्यों हैं, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया। अब प्रोजेक्ट चार्टर में क्या क्या होता है उसके बारे में मैं ज़रा बात कर लेता हूँ, एक ब्रीफ दे देता, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट चार्टर दिखाऊंगा कि कैसा होता है प्रोजेक्ट चार्टर। सो प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर बेसिकली हम उस प्रोजेक्ट के पर्पस के बारे में बात करते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या नीड को फुलफ़िल कर रहा है। उसके अंदर का स्कोप हो गया या आपका उसके अंदर का ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स को ये प्रोजेक्ट जो है फुलफ़िल करेगा। स्कोप उसमें एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लगा लो पॉइंट होता है, क्योंकि स्कोप के अंदर आप 1 लाइनर या 2 लाइनर डालते हो जिसमें एक ओवरव्यू देते हैं कि भाई ये है स्कोप, ठीक है, ये मेरा इस ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्कोप है और ये जो है डिलीवर किया जाएगा। तो एक बार आप जब स्कोप डिफाइन कर देते हो फिर आप उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देते हो, उसके बाद आता है डिलीवरेबल्स की। ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया, लेकिन उसके अंदर का डिलीवरी क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बिकॉज क्लाइंट या स्पॉन्सर तो बहुत कुछ मांग लेगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इंप्लीमेंट होगा, तो उसके लिए फिर आप जो है उसमें लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स बोलते हो कि भाई ये डिलीवरी हो सकता है, राइट। डिलीवरेबल्स के बाद आता है आपका माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन्स जो है बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है, इवन दो प्रोजेक्ट चार्टर में बहुत नीचे आ रहा है, बट माइलस्टोन और क्लाइंट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द डे पे कर रहा है तो उसको वही टाइम पे अपना प्रोजेक्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो माइलस्टोन्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ क्लाइंट बोलेगा कि यार मैंने तो जितना पैसा देना था दे दिया एंड ये तुम्हारा ये मेरे को स्टेटस चाहिए आज के दिन। तो होता है कि एक मंथली मीटिंग, अगर मंथली भी ना हो तो बाई वीकली या वीकली मीटिंग होता है क्लाइंट के साथ या प्रोजेक्ट टीम्स के साथ। उस मीटिंग के अंदर जो है आपस में डिस्कस किया जाता है कि भाई ये माइलस्टोन्स था, ये मेरा इस वीक का जो है ऑब्जेक्टिव्स था एंड और लेट्स से डेडलाइन था एंड ये जो है हमने डेवलप कर लिया जो कि अब टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है। तो वो हो गया आपका माइलस्टोन्स। फिर आपके कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे एजम्पशंस हो गया कि जैसे लगा लो कि आपके पास इतने मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, होंगे। आई मीन ये नहीं बोल सकते कि है, बिकॉज अभी तो प्रोजेक्ट का चार्टर ही बन रहा है, तो यू कैन नॉट से कि मेरे पास इतने मेंबर्स हैं, बट इतने प्रोजेक्ट मेंबर्स आपके पास होंगे, ये वाला टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, ये डेटा अवेलेबल होगा मेरे पास फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ और फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके एजम्पशंस में लिया जाता है एंड जो वर्क स्टेशन है या सिस्टम जो है उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये सारा चीज़ जो है आपका एजम्पशंस में लिया जाता है। सो एजम्पशंस मीन कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा है कि ये हो सकता है मेरे पास, ठीक है, ये प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। होना ज़रूरी नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर तो ये भी बोल सकता है कि मेरे को 20 बंदे चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे में भी शायद आपको 5 बंदे मिले, ठीक है। तो एजम्पशंस के ऊपर जो है आपका माइलस्टोन भी सेट होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद आता है आपका रिस्क, कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या रिस्क होता है क्या नहीं होता है। तो मैं ये सारे डिटेल्स जो है बहुत आई मीन पॉइंट जो है बहुत डिटेलली अभी डिस्कस करूँगा, बट रिस्क इज़ अगेन लेट्स से एक होता है जो आपने रिक्वायरमेंट मांगा, वो रिक्वायरमेंट अवेलेबल नहीं, जैसे मैंने बताया कि डेवलपर्स चाहिए मुझे, तो डेवलपर्स आपने 20 मांगा, आपको 5 ही मिला है, राइट। तो वो एक रिस्क है। तो ये सारा जो है पॉइंट जो रिस्क के अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन किया जाएगा या मल्टीपल सिस्टम के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है वो कभी कभार वर्क नहीं करता है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एस्पेक्ट और इश्यूज़, तो वो एक इशू हो जाता है कभी कभार। कभी कोई सर्वर डाउन हो गया, तो ये सारे जो पॉइंट जो हैं आपका इश्यूज़ में आता है और या रिस्क में आता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्लाइंट ने मांगा था प्रोजेक्ट, तो हमने प्रोजेक्ट तो डिलीवर कर दिया, बट परफॉर्मेंस इशू है, ठीक है। आप बटन क्लिक कर रहे हो और भाई 5 सेकंड बाद रिस्पॉन्स कर रहा है वेबसाइट या प्रोजेक्ट, तो
इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वो भी एक जो है पॉइंट आता है इसके अंदर। तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, लोड टेस्टिंग टूल्स को यूज़ करते हैं या ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक फिर लास्ट में एक पॉइंट आता है स्टेक होल्डर्स कि आपका क्या क्या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो स्टेक होल्डर्स मीन्स कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन कौन से टीम या कौन कौन से लोग जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो स्टेक होल्डर्स का मीन ये नहीं होता है कि सिर्फ डेवलपर्स होता है या क्लाइंट होता है, उसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नीड टू बेसिस इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या रेगुलरली इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो ये बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, मेरे ख्याल से 4 कैटेगरीज कुछ होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड करना है तो एक PMP करके एक सर्टिफिकेशन होता है, तो वो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। इट्स अ गुड वन, आई मीन, और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू भी है उस प्रोजेक्ट का और उस सर्टिफिकेशन का, तो वो आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ जब लास्ट में हो जाता है या बन जाता है डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके बाद स्पॉन्सर और जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में एक साइन डील होता है कि हाँ भाई ये है मेरा रिक्वायरमेंट, एंड देन इसको फाइनल करते हैं एंड देन डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू। मैं आपको प्रोजेक्ट चार्टर दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट चार्टर कैसे दिखता है, एंड इट्स मोर ऑफ लाइक अ टेम्पलेट, बट हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और आपको ये प्रोजेक्ट चार्टर चाहिए तो मैं अपना ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। राइट मी अ मेल एंड देन आई कैन सेंड यू द प्रोजेक्ट चार्टर ओवर द मेल। अच्छा, हम लोग जैसे मैंने बताया कि मैं प्रोजेक्ट चार्टर से शुरू तो कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जो है फिर हम एक्चुअल में कोडिंग वीडियोस भी शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट चार्टर ज़रूरी था क्योंकि एक ओवरव्यू मिल जाता है प्रोजेक्ट का कि ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स रहेगा, या ये फीचर्स रहेंगे, या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट का। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो प्रोजेक्ट चार्टर का ऑब्वियसली आपको एक नाम देना ज़रूरी होता है। तो मेरा माइक्रो सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैं पहली बार इसको शुरू कर रहा हूँ, तो माइक्रो सर्विसेज के लिए तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक लर्निंग फेज़ रहेगा। बट या आई मीन द प्रोजेक्ट चार्टर्स नेम इज़ माइक्रो सर्विसेज बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम विद मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये बिल्कुल बेस से बना रहा हूँ, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, एंड मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई भी कोडिंग पार्ट जो है डिलीट कर दूँ जस्ट बिकॉज कि वो वर्क नहीं कर रहा और एनीथिंग, बट आई विल ट्राई टू शेयर एज मच एज एग्जाम्पल्स एंड लेट्स से द कोड एज पॉसिबल। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट का टाइटल होता है प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर, फिर उसके बाद स्पॉन्सर्स होते हैं कि कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे तो कंपनी का नाम होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और बेसिकली प्रोजेक्ट में अगर कुछ भी दिक्कत होता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के सर पे आता है। तो इफ़ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर और इफ़ यू विल बी प्रोजेक्ट मैनेजर, बी रेडी टू टेक द एनी काइंड ऑफ ब्लेम। बट ऑफ कोर्स अगर प्रोजेक्ट अच्छा जाता है तो टीम मेंबर्स को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, बट प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द वन जिसके सर पे सब कुछ गिरता है, राइट। प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट एंड देन एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट होता है, बिकॉज आपको एक्चुअल डेट तो खैर किसी को नहीं पता होता है कि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता है। कभी कभार हम बोलते हैं कि अब 1 हफ्ते में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लग जाता है 1-1.5 साल लग जाता है, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अच्छा, सबसे पहले एक हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है और जस्टिफिकेशन क्या है। द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप अ सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। The system will leverage Django and Fast API to create a scalable and high performance backend. Uh, and then we have React.js for intuitive and responsive front end, and advanced machine learning techniques including reinforcement learning to optimize the trading strategies. The final project or the product will be capable of learning from the past experience, allowing it to adapt and improve the overall over time. सो एक पर्पस ओवरऑल यही है कि हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, एंड देन सिस्टम ऐसा बनेगा जो सेल्फ लर्निंग होगा, या लगा लो सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक एक बार बना दिया और बस ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं रहेगा। तो एंड देन उसके बाद हमने लिखा है कि दिस सिस्टम इज एम्ड एट ट्रेडर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु नीड्स अ रोबस्ट टूल टू मैनेज पोर्टफोलियोज। तो मल्टीपल प्रोफाइल वाले लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। फिर हम आते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से, बिकॉज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है बहुत कुछ डिफाइन करता है। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है बहुत कुछ डिफाइन करता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, राइट। तो उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो डेवलप अ कोर बैकएंड सर्विस यूजिंग ए Django टू हैंडल यूज़र ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेस। सो Django हम लोग यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करेंगे, बट उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, स्पेसिफिकली जो डेटाबेस साइड पे जो रहेगा,
ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 में आएगा इम्प्लीमेंट अ हाई परफॉर्मेंस एपीआई सर्विस यूजिंग फास्ट एपीआई टू मैनेज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अब क्या है कि जैंगो में रेस्ट एपीआई है फॉर श्योर, बट अगर आपको एंड यूज़र की तरफ से एक बेटर जब एक रिस्पॉन्स मिलता है, उसको डेटा को प्रोसेस करना होता है, जैंगो में भी नॉट दैट ग्रेट, तो उसके लिए हम जो है फास्ट एपीआई यूज़ करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव 3 बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड यूजिंग रिएक्ट जेएस टू प्रोवाइड यूजर्स विद एन इंट्यूटिव इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैंने अभी आपसे मार्केट में आई वुड से मेजरली तो 2 ही है, फ्लटर है या आपके पास रिएक्ट जेएस है। ठीक है। जो थोड़ा सा और अच्छा रिस्पॉन्स देता है व्हेन इट कम्स टू यूज़र रिस्पॉन्स। मैंने एंगुलर क्यों नहीं सेलेक्ट और या एंगुलर क्यों नहीं सेलेक्ट किया और रिएक्ट क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज मेरा थोड़ा सा दिमाग में था कि वंस वी डेवलप द वेब ऐप, हम इसको शायद मोबाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगा आई मीन रिएक्ट जो है उस पर्सपेक्टिव से बेटर रहेगा, क्योंकि मोबाइल में इट विल बी इजी कि हम उसको मोबाइल आई मीन वेब ऐप को थोड़ा सा मोबाइल में कन्वर्ट करने में या माइग्रेट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि रिएक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगेन हर प्रोजेक्ट मैनेजर या हर डेवलपर का जो अलग वे ऑफ थॉट थिंकिंग होता है। तो इफ़ यू थिंक कि आप एंगुलर को यूज़ कर सकते हैं तो यू आर फ्री टू यूज़। Objective 4 to integrate machine learning models with the predictive analytics, including the use of reinforcement learning to create a system that learns from its own actions and outcomes. Fifth objective is really important कि ensure that the system is scalable and secure and capable of handling large volume of data and requests by using a Docker for containerization and potentially Kubernetes for orchestration. हम इस प्रोजेक्ट को जो स्केलेबल बनाना चाहते हैं कि जब भी अगर आपको प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड करना चाहो तो प्रोजेक्ट एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद डिप्लॉय द सिस्टम इन अ वे दैट द सपोर्ट्स फ्यूचर एक्सपेंशन, include the possibility of cloud deployment on platforms like AWS, Azure or GCP. See, I would like to go with the Azure one, but I don't know, क्योंकि Azure मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा रहता है कि I know how Azure works, but AWS is also good. GCP मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट मेरे फ्रेंड्स जो है नॉट कोलिग्स बट मेरे फ्रेंड्स जो है यूज़ करते हैं GCP। तीनों अच्छे हैं फॉर श्योर, बट लेट्स सी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं शायद बीच में मिस कर गया कि हम लोग MS SQL यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि MS SQL और Django जो है एक इवन तो मेरा प्रोजेक्ट जो है ज़्यादातर MS SQL में बनता है, बट उसमें होता है क्या है, जो एक लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइथन में, लाइब्रेरी वर्जन्स जो है Django के 2.0, 2.01 या 2.1 के से कंपैटिबल है, राइट। MS SQL का जो ODBC कनेक्शंस होता है या OLEDB ऑफ एनीवेज, तो वो जो है जब भी आप अगर सपोज़ एक लेटेस्ट वर्जन में अगर आपने इंस्टॉल किया है लगा लो Django, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद MS SQL, तो वो आपको डाउनग्रेड करने के लिए बोलता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अभी आज के दिन जो है डाउनग्रेड नहीं करना है Django का जो फ्रेमवर्क जो है, क्योंकि हम लोगों को रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए जो है रेस्ट फ्रेमवर्क आई थिंक थर्ड वर्जन में कुछ आया है, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, वी शुड नॉट गो विद द ओल्ड वर्जन्स ऑफ Django बट द लेटेस्ट वर्जन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, PostgreSQL यूज़ करते हैं। ठीक है। इवन Oracle भी दिमाग में आया था मेरे, बट मेरे को लगा नहीं यार, Oracle थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि सिस्टम में इंस्टॉल करना था बेसिकली, एंड देन इट वाज नॉट दैट ग्रेट। Oracle इंस्टॉलेशन में मेरा अच्छा हाथ नहीं था। ठीक है। तो अब मुझे सिंस देखो, जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो फिनेंशियली थोड़ा सा इन्वॉल्व है या फाइनेंशियल थिंग्स इन्वॉल्व है, सो ट्राई टू यू डू द थिंग्स विच यू नो, बिकॉज अगर कुछ इश्यूज़ होता है प्रोजेक्ट के अंदर, सो यू शुड बी नो कि कहाँ पे वो इशू हो सकता है। तो अगर मैं Oracle आज के दिन इंस्टॉल करता हूँ और कल के दिन सिस्टम नहीं काम करता, तो आई विल नॉट बी एबल टू गो टू दैट स्पेसिफिक इशू कि क्या इशू हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ पे डिबग करना है। तो उस चक्कर में मैंने कहा नहीं यार, अभी PostgreSQL यूज़ करते हैं। बट आई एम नॉट एट ऑल लेट्स से रिग्रेटिंग दैट डिसीजन, बिकॉज PostgreSQL इज़ ऑल्सो रियली गुड, स्केलेबल है, एंड देन मशीन लर्निंग के साथ बहुत अच्छा कंपैटिबल है वो। तो आई वुड से इट्स ओके। MS SQL वाज मोस्टली बिकॉज कि दो ही रीज़न था कि हम लोग शायद Azure यूज़ करेंगे क्लाउड, और फिर मेरा जो है एक्सपीरियंस अभी तक MS SQL के साथ ज़्यादा रहा है पिछले 15 साल से, तो वो एक थोड़ा सा आई वांटेड टू हैव दैट कंफर्टेबिलिटी।
बट एनीवेज इट्स ओके, ठीक है। तो स्कोप जो है प्रोजेक्ट का एक बार वो भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैक एंड सर्विसेज यूजिंग Django एंड फास्ट API, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स and reinforcement learning algorithms, creation of user-friendly front end and using React.js, integration of MS SQL database. So this will not be MS SQL database. This will be more like PostgreSQL. ठीक है, use of Docker for the containerization, implementation of API gateways using Nginx, and for the routing requests between the microservices, monitoring and logging using the systems like Prometheus, Grafana and ELK stack. सिर्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली लाइक आई सेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। सो मॉनिटरिंग के लिए हम लोग जो है ये टूल्स यूज़ करेंगे। अगर एक चीज़ नोटिस किया हो, स्कोप बहुत बहुत लाइक प्रिसाइज है कि प्रोजेक्ट क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़रूरी भी होता है कि स्कोप एक लिमिटेड स्कोप रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो है आप अपने प्रोजेक्ट से दूर भटक जाओगे लेट्स से, ठीक है। Out of scope initial deployment to the cloud platforms, this may consider in the future phase. So see, out of scope what I mean to say is starting में एकदम से हम लोग cloud में इसको हम नहीं implement करेंगे। थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनने दो, 15-20 दिन का जो है वीडियो बनने दो, उसके बाद हम लोग क्लाउड इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी था कि लेटेस्ट स्टेज में जो है हम लोग रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क यूज़ करके जो है इसका मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, बट अभी जो है स्कोप में नहीं है, ठीक है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि नहीं, ये आउट ऑफ स्कोप है, एंड देन आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट राइट नाउ। डिलीवरेबल्स, बैक एंड सर्विसेज, Django सर्विस विद RESTful API, यूज़र मैनेजमेंट एंड ऑल, इसके बारे में बात हो गया है। फ्रंट एंड इंटरफेस बात हो गया, मशीन लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉड्यूल्स, ट्रेंड मशीन मॉडल्स एंड एन इंटीग्रेटेड रेनफोर्समेंट लर्निंग एजेंट। MS SQL नहीं रहेगा, ये रहेगा हमारा PostgreSQL, ठीक है। एंड देन डिप्लॉयमेंट कंटेनराइजेशन। अच्छा, इसमें हमने एक पॉइंट बात नहीं किया, CI/CD पाइपलाइंस जो है ये बेसिकली हम लोग GitHub यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, वर्जनिंग के लिए और अभी। सो ये सब तो हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो मेक श्योर आप जो भी कर रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एज अ डेवलपर, यू मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन। माइलस्टोन्स, अभी तो मैं कुछ ऐड नहीं किया मैंने, बट इट बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक अ टेम्पलेट। कंप्लीट इनिशियल सेटअप ऑफ द Django एंड फास्ट API सर्विसेज। माइलस्टोन 2 जो है डेवलप एंड इंटीग्रेट मशीन लर्निंग, बिल्ड एंड डिप्लॉय द रिएक्ट फ्रेमवर्क और फ्रंट एंड, इम्प्लीमेंट डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, फाइनल टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। Assumptions, the necessary infrastructures, development SQL, MS SQL setup will be available and functional. सो बेसिकली assumptions क्या होता है कि सपोज़ जब एक टीम काम करना शुरू करती है तो उनके पास ये सब चीज़ें होना चाहिए। लाइक आई मीन एटलीस्ट द फर्स्ट पॉइंट जो है कि उनके पास जो है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। टीम मेंबर्स हैव रिक्वायर्ड स्किल सेट्स ऑफ Python, Django, फास्ट API, React.js and machine learning. Sufficient data will be available for training the machine learning models. The timeline and resources are sufficient to complete the project as outlined. Constraints is more like क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कम्प्लीटेड विद द स्पेसिफिक टाइमलाइन एंड बजट। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है बिकॉज कभी कभार, नॉट कभी कभार बट मोस्ट बहुत रेयरली होता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है टाइम पे ख़त्म हुआ हो और बजट जो है लिमिटेड बजट में या विद इन दैट बजट के अंदर प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया हो, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट में आ जाता है। And this mostly comes as a part of every project. Performance requirement for the real-time data processing must be made without the compromising the system stability. The system must be secure, particularly in handling the sensitive financial data. So again, since like मैं बाबा ये बोल रहा हूँ, ये एक financial product है, तो ये secure होना बहुत ज़रूरी होता है, because अगर हैकिंग कुछ हो जाता है या तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। So we have to make sure that as well. रिस्क क्या है? Delays in acquiring and setting up necessary infrastructure. मैं इसको क्यों अभी से कट डाउन कर रहा हूँ, बिकॉज फिर मैं आगे जाके जो है इसको थोड़ा सा और चेंजेस करूँगा इसमें। लोकल एनवायरनमेंट मिटिगेशन बिगिन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्ली इन द प्रोजेक्ट पाइपलाइन, परफॉर्मेंस इशू, इंटीग्रेशन बिटवीन द फास्ट API। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, मैं इसको और डिटेल लेने जाना चाहता हूँ। स्टेक होल्डर्स हो गया, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, डेवलपमेंट टीम, क्वालिटी एनालिस्ट टीम एंड देन एंड यूज़र्स। इसके बीच में भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। ये सब तो मेजर चीज़ें हो गई है।
बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है और भी बहुत सारे प्रोफाइल्स इसमें ऐड होता है, जिसको कभी कभार नीड टू नो बेसिस पे भी कुछ लोग होते हैं कि इनको जस्ट इन्फॉर्म करके रखो, वो विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग्स एंड ऑल, बट इनको इन्फॉर्म करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी एक स्टेक होल्डर होता है. लास्ट पॉइंट इज़ द approval. So this project charter has been reviewed and approved by the project sponsor and the project manager, and any changes to the scope, timeline or budget must be formally approved by the project manager. ठीक है, तो ये फाइनल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर. सो ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक थोड़ा लंबा वीडियो हो गया. बट सी अगली वीडियो में हम लोग थोड़ा सा माइक्रो सर्विसेज और उसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे. मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ओवरऑल हम स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का रखेंगे. व्हेन आई से द स्ट्रक्चर्स और फोल्डर स्ट्रक्चर्स वाला भी हो गया. ठीक है, कि फ्रंट एंड को किस तरीके से मैनेज करना है, बैक एंड को किस तरीके से मैनेज करना है, और जो फिर आपका लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक जो है वो कहाँ पे रखना है, मशीन लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग के मॉड्यूल्स को कहाँ रखना है, तो वो सारा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा. एस्टिमेटेड टाइमलाइन, खैर आप लोगों को तो उसको एस्टिमेटेड टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है जानने का, बट जो मैं थोड़ा सा एस्टिमेट किया था ये थोड़ा सा लगा लो समवेयर अराउंड 70-80 70 और 80 डेज़ का कुछ रहेगा ओवरऑल वीडियो. बट व्हाट आई विल डू इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ईच एंड एवरी डे, मल्टीपल डेज़ को कंबाइन करके जो है मैं एक एक वीडियो बनाऊँगा. तो बट आई विल मेक श्योर कि कोई चीज़ मिस ना हो, कि आप लोगों को दिक्कत हो. बट एक चीज़ है कि अगर कोई भी इश्यूज़ होता है या इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस, प्लीज़ डू लेट मी नो. आई विल बी रियली हैप्पी टू सपोर्ट यू और हेल्प यू आउट. आप मेरे ईमेल आईडी पे जो है मुझे मेल कर सकते हैं, भेजिए या कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके आई विल रीच आउट टू यू. बिकॉज अभी के टाइम पे जो है मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है या सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो जब भी कोई कमेंट करता है सो आई डू रीड इट. इंस्टेंटली ही रीड करता हूँ मैं, तो मैं कोई चीज़ मिस नहीं करता हूँ. बिकॉज फॉर मी लाइक अभी जो यूज़र्स या फॉलोअर्स जो है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉर मी दे आर लाइक रियली इम्पॉर्टेंट, because they do understand what I'm trying to achieve over here, right? So ये रहा आपका ओवरऑल आई मीन द प्रोजेक्ट चार्टर दैट वी आर डिस्कसिंग. एंड अगले वीडियो में जो है हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और या प्रोजेक्ट का जो एनवायरनमेंट जो है वो भी सेटअप करने की कोशिश करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स. सो बेसिकली उसमें हम लोग Django इंस्टॉल करेंगे और React.js इंस्टॉल करेंगे और फास्ट API को भी इम्प्लीमेंट करके आई विल मेक श्योर दैट ऑल 3 सिस्टम्स आर टॉकिंग विद ईच अदर, और जो है प्रोजेक्ट तीनों रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है, टिल देन आई थिंक दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब भी, और अगर नहीं भी लगा हो तब भी, बिकॉज सी पॉजिटिव रिव्यूज़ से या रेस्पॉन्स से इम्पॉर्टेंट जो है अभी के फेज़ में नेगेटिव व्यूज़ है, कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है या आपको कुछ और सीखना है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर नहीं कमेंट करना है और डायरेक्टली मुझे रीच करना है तो आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे. ठीक है, thedatascientist.me@gmail.com, उस पर भी आप लोग जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ईट हेल्दी एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर.